सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करने वाला कोई सदन है वो होता है लोकसभा। अब लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। इसको लेकर के काफी लोगों में कंफ्यूजन होगा, इसको बड़े ध्यान से समझना। मैं कोशिश करता हूं कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए, आप हमारे संविधान में अभी अभी एक संविधान का संशोधन हुआ जिसको हम बोलते हैं 104वां संविधान संशोधन, ठीक है, 104th अमेंडमेंट। ठीक है, इस संशोधन से क्या किया गया कि जो एंग्लो इंडियंस का लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को नामांकित करने का, इनको नामांकित करने का वो जो था राइट था राष्ट्रपति के पास। ठीक है, इनको नामांकित करते थे कौन? राष्ट्रपति करते थे। ये अधिकार दिया गया था राष्ट्रपति को कि 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते थे। अब 104वां संशोधन हुआ 2020 के अंदर, जनवरी 2020 में, और उसमें एंग्लो इंडियंस के रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया, आगे नहीं बढ़ाया गया। हमारे संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को प्रारंभ के 10 वर्षों के लिए आरक्षण दिया गया था, विधानसभा और लोकसभा, और उस आरक्षण को हर 10-10 साल कर करके संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़ाता गया। 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से यही हुआ था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और विधानसभाओं का जो रिजर्वेशन है, तो उसको बेसिकली 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, 2030 तक। लेकिन जो नॉमिनेट मेंबर्स थे, नामांकित एंग्लो इंडियंस, इनका प्रावधान जो है ये अब समाप्त कर दिया गया। इनको यहां से क्या कर दिया गया कि इनको अब रखा नहीं गया, कि अब ये नॉमिनेशन नहीं होंगे। इसका रीजन क्या था? रीजन समझिए, इसका कारण क्या था? आप कहोगे सर क्यों किया गया? इसका कारण ये था कि भारत के अंदर एंग्लो इंडियंस की संख्या बहुत कम रह गई है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में भारत के जो नागरिक हैं उनमें से लगभग 250 के आसपास, है ना, 250 से भी कम एंग्लो इंडियंस होंगे। अब 250 में से 70-80 तो ऐसे हैं जो विदेशों में जाकर के रह रहे हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं, भारत में है भी नहीं। तो भारत के अंदर लगभग 200 के आसपास एंग्लो इंडियंस रहते हैं। इतने बड़े भारत में 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले भारत के अंदर केवल 250 लोगों में से 2 सीटें दे देना एक तरीके से कहीं ना कहीं बाकी लोगों के साथ अन्याय प्रतीत होता था, कि कहीं तो एक सीट के ऊपर 10-10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट मिल रही है और कहीं केवल 250 लोगों में 2 सीट दी जा रही है। तो ये तो जनता के समान प्रतिनिधित्व को नहीं दिखाता। तो ये एक विसंगति थी जिसको दूर कर लिया गया है अब। लेकिन मुद्दा यह है कि अब संसद में, लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है, कितनी हो सकती है? अब आप लोकसभा की वेबसाइट ओपन कीजिए, ठीक है, मैं आपको इसका एक प्रूफ से दिखाता हूं। आपको थोड़ा कंफ्यूजन जरूर रहेगा, लेकिन मैं आपको एक प्रूफ के साथ चीजें दिखाता हूं। मैं आपके सामने अभी ओपन कर रहा हूं यहां पर इंटरनेट, ठीक है, और यहां पर मैं डालता हूं लोकसभा, है ना, लोकसभा का हम डाल देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स, ठीक है। अब इसके लिए हम कुछ और वेबसाइट नहीं ओपन करेंगे, हम डायरेक्ट ओपन करेंगे लोकसभा की वेबसाइट, ठीक है, किसी और की नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लोकसभा की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे। इसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट, अब सर्च करते हैं, यहां पर आपको मिलेगा, ये देखिए जी, ये लोकसभा की वेबसाइट आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर टोटल मेंबर्स की जो है ना, एक जगह पर था, मैंने कहीं देखा तो था, मैं आपको बताता हूं कि टोटल इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि टोटल इनके पास कितने मेंबर हैं। मेंबर्स होम पेज,
यहीं से सर्च करते हैं। अभी नो डाटा फाउंड आ रखा है, लेकिन अगर आप पहले अगर हम देखते ना तो उस पर 552 ही उन्होंने दे रखा था। ये देखिए, ये लोकसभा की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। श्री ओम बिरला, आप यहां के स्पीकर देखेंगे, ठीक। इस चीज को देखिए। अब यहां पर आपको मैं पढ़ करके सीधा सीधा बताता हूं, लोकसभा इज कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द, यानी कह रहे कि सीधे सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। मैक्सिमम नंबर जो संविधान ने बताया वो 552 है, ठीक है। 552 जो है वो इसके अंदर लिखा गया है, ठीक है जी। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि आफ्टर कमिंग इनटू इफेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 104वां संविधान संशोधन, जब द प्रोविजन ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल बाय नॉमिनेशन हैज नॉट बीन एक्सटेंडेड फर्दर, द टोटल इलेक्टिव मेंबरशिप इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स इन सच ए वे दैट रेशो बिटवीन, केवल इतनी ही चीज इन्होंने लिखी है। इन्होंने बस ये कहा है कि उनकी आगे बढ़ाया नहीं गया है, ठीक है। लेकिन अभी भी मैक्सिमम नंबर की अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा की वेबसाइट पर आज भी 552 ही लिखा है। ये कहते हैं कि 552 ही अधिकतम है। इसका रीजन है, इसको समझिए। अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि वर्तमान में कितने लोकसभा में अधिकतम सदस्य हैं, तो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं तो 552 हो सकते हैं। 104वें संविधान संशोधन के बाद जब वो वर्तमान एंग्लो इंडियंस का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, जिनका भी कार्यकाल बचा होगा वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद से यहां पर 550 मेंबर ही रहेंगे। अभी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, तो जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आता तो हम किसको मानेंगे? हम मानेंगे जो लोकसभा की वेबसाइट के ऊपर चीजें दे रखी हैं, ठीक है। इसी को मानते हुए हमें चलना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, अपने मुद्दे पर। अब बेसिकली मुद्दा यह है कि लोकसभा में अब कोई नामांकित सदस्य नहीं है, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर कोई नहीं है। अब इनका इलेक्शन कैसे होता है लोकसभा के सदस्यों का, ये सारे के सारे चीज आपको समझना है मेरे जितने भी दोस्त हैं। लोकसभा के लिए क्या होता है, निर्वाचक क्षेत्र बनाए जाते हैं। जिनकी भी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, ठीक है, वो सब लोग क्या करते हैं, आम चुनाव में वोटिंग डालने के लिए, वोट डालने के लिए जाते हैं। जो भी 18 वर्ष से ऊपर का भारत का नागरिक है और जो पंजीकृत मतदाता है, मतदाता सूची में जिसका नाम है, वोटर कार्ड जिसका बन गया है, वो जाते हैं वोट डालने के लिए, ठीक है। और वो वोट डालते हैं अपने प्रतिनिधियों को, अलग अलग प्रतिनिधियों को, जिसको भी वो पसंद करते हैं। और जो भी जीत जाता है वो लोकसभा में जाता है। यानी कि सीधा इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लोगों की सभा इसको इसीलिए कहा जाता है कि सभी लोग मिलकर के, हम सब मिलकर के यहां पर वोट डालते हैं। और ये जानकर के आपको बड़ी ही खुशी होगी कि इसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता है। ना तो आपके साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा किसी भी आधार पर भेद किया जाएगा। आपको बस केवल एक उम्र जो है वो पूरी करनी है। अगर वो उम्र आपकी पूरी हो जाती है तो आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब लेकिन एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, जब हमारा संविधान बना था ना मेरे दोस्त, तो उस समय हमारे संविधान में वोटिंग की जो उम्र है वो अधिक थी। वोटिंग की उम्र जो है वो 21 साल हुआ करती थी। लेकिन इसको बाद में वोटिंग की उम्र को 21 साल से हटा करके 18 साल किया गया। इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर हम मूल रूप से बात करते हैं ना वोटिंग की उम्र, तो मूल रूप से 21 वर्ष थी, बाद में 18 वर्ष कर दी गई। इसके लिए 61वां संविधान संशोधन हुआ, 61st अमेंडमेंट। और इसी संविधान संशोधन के बाद आप देखोगे कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, जो कि पहले केवल एक सदस्य निकाय होता था, उसकी सदस्यों की संख्या बढ़ानी पड़ी, क्योंकि एक झटके में 21 साल से 18 साल की उम्र कर देने पर भारत में करोड़ों नए वोटर बन गए। तो ऐसे में उन सबकी जिम्मेदारी, उन सबका कामकाज संभालना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। तो इलेक्शन कमीशन के सदस्यों की संख्या भी 1 से बढ़ाकर के 3 करनी पड़ी। वो पहली बार था जब इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई। तो हम सभी लोग डायरेक्ट वोट डालते हैं, ठीक है जी।
इससे रिलेटेड एक किस्सा मैं सुनाता हूं। आपने ये तो देखा कि किसी तरीके का भेदभाव होता नहीं है, कोई भेदभाव नहीं होता, जाति धर्म लिंग संविधान सबको बराबर अधिकार देते हैं, जो भी भारत का नागरिक रजिस्टर्ड वोटर होगा वो वोट डालना आएगा। लेकिन मैंने देखा कि कुछ भेदभाव तो होता है, थोड़ा मोड़ा भेदभाव तो होता है, जैसे कि खास करके मीडिया पर्सन्स में मैंने ये देखा बहुत सारा, और कि इस तरीके का भेदभाव होते हुए क्या होता था कि मैं दिल्ली रहता था, मतलब जब मैं स्कूल मेरा पूरा हुआ, स्कूल पूरा करके मैं स्कूल छोड़ से भाग करके दिल्ली आया था मैं तो दिल्ली में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई स्टार्ट की, वहां पर मैं पढ़ता था। थोड़े टाइम के बाद पापा भी आ गए, तो फिर हम साथ ही लोग रहने लगे, कुछ समय तक साथ रहे। तो हमारी जो सोसाइटी थी वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे सारे के सारे उसके अंदर, उसमें रहते थे। तो आज हमारे ब्लॉक के अंदर जितने भी लोग थे हम दोस्त हो गए थे, कई सारे दोस्त बन गए थे, कुछ लड़के भी थे कुछ लड़कियां भी थी। तो हमारा एक ग्रुप हो गया था 5-6 लोगों का, जिसमें 2 लड़के थे 4 लड़कियां थी। इस तरीके से हम ग्रुप में रहते थे, खेलते या कॉलेज आना जाना इस तरीके से हमारा साथ ही होता था, यार इवनिंग में कॉलेज कॉलोनी में खेलना। अब पहली बार हम सारे के सारे लोग जो है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल हुए थे, सब के सब फर्स्ट टाइम वोट डालने के लिए एलिजिबल हुए। और हम लोग बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि हमने सुना हुआ था कि यार वोट डाल करके आप देश बदल सकते हो, क्योंकि टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आते थे, आमिर खान का एडवर्टाइजमेंट आता था और भी कई लोगों का एडवर्टाइजमेंट आता था, वोट डालना जरूरी है, अपने वोट की कीमत को पहचानिए, है ना, देश का युवा बदलेगा देश का भविष्य। और हम उस जोश में आ जाता थे, हाँ हम युवा है, हम वोट भविष्य बदलेंगे। उम्र हालांकि हमारी 22-23 के आसपास हो चुकी थी, 21-22-23 के आसपास, लेकिन वोट डालने का अवसर पहली बार मिला था। तो पहली बार वोट डालने गए तो हमने देखा था कि टीवी के ऊपर कि जो भी लोग सबसे पहले वोट डाल करके आते हैं, मीडिया वाले निर्वाचन केंद्र के बाहर खड़े रहते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि कैसा लगा आपको वोट डाल करके, आपने किस पार्टी को वोट दिया, या आप क्या चाहते हैं कि कौन जीते, कैसा बदलाव चाहते हैं सरकार से। तो हमें शौक था बड़ा कि भाई टीवी पर आएंगे, न्यूज़पेपर में आएंगे, अखबार में फोटो छपेगी हमारी भी बाकियों की तरह। तो क्या किया कि हमने सारों लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सुबह सुबह जाएंगे, जल्दी से जाकर के वोट डाल करके आएंगे। तो हम 6 के 6 लोग सुबह सुबह निकले, सबसे आगे मैं और मेरा दोस्त मेरे आगे और मैं उसके पीछे, और मेरे पीछे हमारी दोस्त जो लड़कियां थी वो हम लोग गए। सबसे पहले मेरा दोस्त ने वोट डाला और मैंने फिर उसके बाद वोट डाला, और हम बहुत ही एक्साइटेड होकर के पोलिंग बूथ के बाहर निकल करके आए। हमने देखा था वहां पर कि खूब सारे मीडिया कर्मी खड़े हैं, माइक लेकर के, कैमरा लेकर के। हम गेट के बाहर निकल रहे शहंशाह की तरह, ऐसे लग रहा था कि बस कि दुनिया में बस हम ही हैं और कोई नहीं, अब हम छाने वाले हैं। जैसे ही गेट के बाहर निकले, हमें सपना तो उम्मीद तो ये थी कि पूरी मीडिया हम पर टूट पड़ेगी, पूछेगी आपने सबसे पहले वोट डाला, बताओ आप इतने जागरूक कैसे हुए, इतने जिम्मेदार नागरिक कैसे हुए। हम निकले और निकलते सन्नाटा पसरा हुआ है, हम देख रहे कोई भाव ही नहीं दे रहा हमें, ना ही कोई हमें देख करके आया। सब लोग रेडी है माइक लेकर के, कैमरा लेकर के, लेकिन हमसे कोई पूछने भी नहीं आया। हम खुद अनाउंस करना लगा कि ये वोट डाल दिया, पहला वोट डाल कर गए सबसे, तो भी कोई कैमरामैन है और वो जो देख करके हाँ हाँ ठीक है इस तरीके से। तभी हमारी दोस्त जो थी वो लड़कियां वो आई वोट डाल करके। भाई जो सारे के सारे लोग उन पे झपटे कैमरा और माइक लेकर के, मैम बताइए कैसा लग रहा है आपको वोट डाल करके, मैम आप बताइए आप युवा कैसे इस देश के विकास में योगदान करना चाहते हैं, महिला सशक्तिकरण के बारे में बताइए मैम किस तरीके। भाई हमें इतनी बेइज्जती महसूस हुई, हम उनके पीछे खड़े हो गए कि चलो यार इनके पीछे खड़े होकर के टीवी में थोड़ा दिख जाएंगे दाएं बाएं। तो उसकी एक कवरेज एक चैनल पर आई, तो उसमें हम देख रहे, उसको देखने के बाद इतनी शर्म आई कि हमारी जो दोस्त थी वो तो मस्त अपना अपना बोलने में लगे, और हम पीछे से देख रहे यूं यूं करके ऐसे ऐसे हिलते हुए वहां पर देखा कि इस तरीके की चीजें थोड़ी सी होती है। चलिए ठीक है, थोड़ा हंसी मजाक की चीज थी, इसको हंसी मजाक में ही रखना है, ठीक है, जोकिंग की है। अब आगे बढ़ लेते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को देख लेते हैं। ठीक है जी, भारत के संविधान में ना धर्म के आधार पर तो किसी के लिए सीटों का रिजर्वेशन नहीं किया गया, लेकिन जब भारत आजाद होने वाला था ना, तो उस टाइम हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि भारत के अंदर जातिगत आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। ठीक है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, खास करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के साथ ऐतिहासिक तौर पर बहुत ज्यादा भेदभाव किया गया था और उनको विकास की मुख्य धारा से वंचित रखा गया था। जब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, तो उस स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सब ने भारत के सभी धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा के लोगों को
का आह्वान किया, उन सबको एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय भागीदारी लेने के लिए कहा। तो सबने सक्रिय भागीदारी की, इसीलिए अंग्रेज भाग करके गए। किसी एक धर्म या जाति के आधार पर या उसके प्रयास से ऐसा नहीं हुआ, सामूहिक प्रयास से ऐसा हुआ। तो जब ये सामूहिक प्रयास था, तो इस सामूहिक प्रयास में ये आंदोलन केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ भी था, जेंडर भेदभाव के खिलाफ भी था, क्योंकि महिलाओं की इस दशा तो उस समय बहुत बुरी थी, बहुत ही ज्यादा खराब थी, चाहे वो किसी भी जाति में रहे हों, सबसे ज्यादा शोषित महिलाएं थी। तो इन सब ने अपने अधिकारों की डिमांड की और इन्होंने कहा कि जब हम आजाद होंगे तो हमें भी इक्वल राइट चाहिए। हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के और फिर उसके बाद जब हमारे संविधान सभा के जितने भी मेंबर्स थे, उन सबको इस चीज के बारे में पता था। संविधान बनाते टाइम ये चीज ध्यान रखी गई कि भारत में समानता का अधिकार हो, सभी लोगों को बराबर अधिकार मिले, इसीलिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार चुना गया, जिसमें जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं था। लेकिन संविधान निर्माताओं को यह पता था कि हमने समानता का अधिकार तो दे दिया, लेकिन यह सामाजिक न्याय की अवधारणा को पूरी नहीं करेगा, क्योंकि जो समाज, जो वर्ग अभी तक वंचित थे, शोषित थे, अगर उनसे आप उम्मीद करो कि उनको केवल ये रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए कि भैया हां तुम भी इलेक्शन लड़ सकते हो, तुम्हारे इलेक्शन लड़ने पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन सोचिए जब उनके साथ इतने लंबे समय से भेदभाव हुआ, उनको वंचित करके रखा, मेन दिक्कत प्रॉब्लम ये होगी उनको उस लेवल तक नहीं पहुंचाने दिया, वो एजुकेशन का लेवल वहां तक नहीं पहुंच पाया था, ठीक है, शिक्षा का स्तर नहीं पहुंचा, आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, ठीक है, राजनीतिक जागरूकता उस लेवल तक नहीं पहुंचने दिया गया। तो ऐसे में आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हो कि किसी एक जगह पर इलेक्शन होगा तो ये जो वंचित समुदाय हैं उनके कैंडिडेट को निष्पक्ष आधार पर इलेक्शन लड़ने और जीतने के मौके मिल पाएंगे? वहां पर यह संभावना थी कि बहुसंख्यक वर्ग या जो उच्च वर्ग है वो हमेशा बाकियों के अधिकारों का हनन कर लेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज है, संसाधन है। तो ऐसे में यह निर्धारित किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को अगर एम्पावर करना है, इनको सशक्त बनाना है, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना जरूरी है, सत्ता में भागीदारी, इसको बोलते हैं सत्ता में भागीदारी, तो वो देना जरूरी है। तो सत्ता में भागीदारी देने के लिए रिजर्व किया गया सीटों के लिए, जो है इनके लिए लोकसभा में सीटें रिजर्व की गई। प्रारंभ में ये 10 वर्षों के लिए आरक्षण किया गया था, 1960 तक। ये कहा गया था कि पहले 10 वर्ष तक ये आरक्षण दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि लोकसभा के 2 कार्यकाल तक। उसके बाद जो है ये आरक्षण समाप्त हो जाएगा और बाकी देखेंगे। लेकिन उसके बाद भी जितनी भी सरकारें आई, उन सभी सरकारों ने हर 10-10 साल के बाद इस आरक्षण को बढ़ाया। अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए अगर हम बात करते हैं तो 104वें संविधान संशोधन से 2030 तक के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सीटों को आरक्षित कर दिया गया है, ठीक है, ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व बना रहे। अब यह चीज ध्यान रखना कि जो सीटें रिजर्व की जाती हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, उन पर केवल एससी और एसटी के कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन वहां पर वोटर तो सारे जाति धर्म के लोग हैं, तो वोटिंग हर कोई करेगा, लेकिन कैंडिडेट केवल शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब एक और चीज समझाता हूं। एक तो होगी आरक्षित, इसको हम बोलते हैं आरक्षित सीट, ठीक है, और एक हो गई जो जिसको हम अनारक्षित सीट बोलते हैं या सामान्य सीट बोलते हैं, साधारण जनरल सीट जिसको बोला जाता है। अब आरक्षित सीट के ऊपर केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट इलेक्शन ये लड़ सकते हैं, ठीक है, ये चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम सामान्य की बात करते हैं तो इसमें सामान्य, ठीक है, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सभी जातियां, ठीक है, हर जाति के लोग जो हैं उसमें इलेक्शन लड़ सकते हैं। वहां पर जो अनरिजर्व्ड सीट है, अनारक्षित सीट है, उसके ऊपर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं है कि वहां पर केवल एक ही जाति के लोग लड़ेंगे। वहां पर कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, यह भारत के अंदर प्रावधान है।